3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की एक फैक्ट्री से अचानक 40 टन जहरीली गैस लीक हो जाती है और सुबह होने तक पूरा भोपाल एक पॉइजनस गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ मृत पड़े लोगों और बच्चों की तस्वीरों से भारत में हल्ला मच जाता है। वही आजादी के बाद रोजगार का सपना देख रही जनता के लिए ये इंसिडेंट कैटास्ट्रॉफी साबित होता है। सिर्फ एक ही रात में 3000 से ज्यादा बेकसूर लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं और कुछ दिन में ये आंकड़ा 15 से 20 हजार के पार पहुंच जाता है। आदमी, औरतें, बच्चे, जानवर, कीट पतंगे, सबके सब जो भी इस गैस के कांटेक्ट में आए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सड़कों पर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी रहती है और जो बचते हैं वो कई बीमारियों के साथ जिंदगी भर के लिए डिसेबल हो जाते हैं। एक खुशहाल और जिंदा दिल शहर कुछ ही घंटों में शमशान घाट में तब्दील हो जाता है। ये इंसिडेंट भोपाल के लोगों पर न केवल गहरा जख्म छोड़ देता है बल्कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पर कई सवाल खड़े करता है। पहला ये कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन होता है? आखिर कैसे भोपाल शहर एक गैस चेंबर में बदल जाता है? इतनी बड़ी ट्रेजेडी के आखिर क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं और इस इंसिडेंट से भारतीय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है? 2 दिसंबर 1984 की सर्द रात को जब भोपाल सोने की तैयारी में था, तब रात के 9 बजे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स ने अपने रूटीन काम के तहत प्लांट के केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप को क्लीन करना स्टार्ट किया। केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप क्लॉग्ड थे, इसीलिए वर्कर इस क्लॉग्ड पाइप को अनक्लॉग करने के लिए इसमें पानी मारकर क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे। इस क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान पानी एक साइड पाइप के माध्यम से टैंक E610 में एंटर करने लगा एंड अगले कुछ ही घंटों में टैंक E610 में लगभग 500 लीटर पानी घुस गया, जिससे हुआ ये कि वाटर एंड मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे इन शॉर्ट MIC कहा जाता है, के मिलने से एक खतरनाक रिएक्शन होने लगा। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि अगर MIC स्टोरेज टैंक में पानी नहीं जाता तो भोपाल गैस ट्रेजेडी होती ही नहीं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब MIC स्टोरेज में पानी जाने से रोकना ही था तो कंपनी ने इतनी बड़ी गलती कैसे की? आखिर प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई करने के दौरान कौन सी पाइप से पानी MIC टैंक्स में चला गया? दरअसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले ही कंपनी ने एक जंपर्स पाइप सिस्टम से प्रोसेसिंग यूनिट और MIC स्टोरेज टैंक्स को आपस में जोड़ दिया था। ये जंपर लाइन केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट से होकर टैंक्स के बीचों बीच जाती थी। जंपर पाइपलाइंस पूरे फैक्ट्री में बिछी हुई थी, जिससे कि MIC टैंक्स में पानी जाने की पूरी संभावना थी। लेकिन कंपनी ने वर्कर से काम लेने के बारे में सोचा और सेफ्टी मेजर्स को दरकिनार कर दिया गया। इस जंपर्स लाइन से जब पानी गुजरा तब सेफ्टी वॉल्स में फॉल्ट होने की वजह से पानी MIC टैंक में घुसने लगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ये MIC टैंक्स जंपर लाइन से कनेक्टेड नहीं होते तो ये पूरी तरह से आइसोलेटेड रहते, जिससे कि इनमें पानी जाने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। रात के 10:30 बजे तक टैंक E610 का प्रेशर 10 PSI तक पहुंच गया। प्लांट के सुपरवाइजर को इस बारे में इन्फॉर्म करने पर उन्होंने रात के 11 बजे तक यह अज्यूम किया कि टैंक E610 के प्रेशर में आए ये चेंजेस रीडिंग इंस्ट्रूमेंट की खराबी के कारण दिखाई दिए। करीब रात के 11:30 पर MIC एरिया में काम कर रहे वर्कर्स को महसूस होने लगा कि उनकी आंखें जल रही है और एक गैस लीक का काम है। वो लोग तुरंत लीकेज को खोजना स्टार्ट कर देते हैं और रात के 11:45 पर एक लीकेज मिल भी जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेटेड लीक इतना छोटा था कि सुपरवाइजर ने फैसला किया कि इस इशू को टी ब्रेक के बाद एड्रेस किया जाएगा। तब तक बाकी एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वह बाकी लीकेज को ढूंढे। ये इंसिडेंट रिपोर्ट्स UCC की रिपोर्ट्स का कंक्लूजन था, जिसे कई फैक्टर्स की वजह से भारत सरकार नकारती रही। सच तो यह है कि फैक्ट्री में कई सेफ्टी मेजर्स की हालत खस्ता थी। यहाँ कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट्स पर ध्यान दे रही थी। वर्कर से लेकर मशीनरी तक बहुत बुरे हालत में फंक्शनल थे और इसी वजह से UCC एंड गवर्नमेंट बॉडीज ने मिलकर यहाँ हुए लापरवाही को छुपाने के लिए कई ऐसे रिपोर्ट्स मीडिया में फैलाए जिनमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। दरअसल फैक्ट्री में MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े टैंक E610, E611 और E619 में स्टोर किया गया था। सेफ्टी मैनुअल के अनुसार टैंक्स को केवल 50% तक भरा जाना था, जिसमें कि 30 टन तक MIC परमिटेड था। लेकिन इन टैंक्स में 75% की कैपेसिटी तक 42 टन MIC भरा हुआ था। बचे हुए स्पेस में इनर्ट नाइट्रोजन गैस भरा जाता था,
जिससे कि MIC स्थिर रह सके और किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को रोका जा सके। बट पैसे बचाने के लिए फैक्ट्री में E610 और E611 को परमिटेड MIC फिलिंग से ज्यादा भर रखा था। इससे हुआ ये कि E610 टैंक के प्रेशर में गड़बड़ होने लगी और इनर्ट गैस को कंटेन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा इन टैंक्स में MIC अलर्ट का इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा था। साथ ही टेम्परेचर हाई होने पर बजने वाला अलार्म भी सालों से डिस्कनेक्टेड था। इसके अलावा जो वेंट टैंक से जहरीली गैसेस को बाहर निकालकर स्क्रबर्स में भेजता था, उस स्क्रबर्स को भी वर्कर्स द्वारा बंद रखा हुआ था, क्योंकि कंपनी के ऑपरेशंस अक्टूबर मंथ से ही बंद थे। इतनी लापरवाही के बीच टैंक E610 में लगा प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ सेफ्टी मेजरमेंट्स की धज्जियां तो पहले से ही उड़ी हुई थी। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टिगेशन टीम के एक रिपोर्ट के अनुसार सफाई के दौरान MIC टैंक्स में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से MIC और H2O मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर गए, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज वाल्व ओपन हो गया और इसी वजह से जहरीली गैस लीक हो गई। एक तरह से एक बड़ी तबाही की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। 12:40 पर टी ब्रेक खत्म होते होते सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि टैंक E610 क्रिटिकल स्टेट पर पहुंच गया था। टैंक का तापमान और प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ा कि टैंक के ऊपर मौजूद कंक्रीट स्लैब में क्रैक पड़ गया और इमरजेंसी रिलीफ वाल्व फट गया। इससे हुआ ये कि टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी। हालांकि प्लांट में काम कर रहे एम्प्लॉयज ने अलार्म सिस्टम को 12:50 पर ट्रिगर कर दिया था, लेकिन तब तक प्लांट के चारों ओर गैस इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो गई थी कि उसे टॉलरेट करना मुश्किल हो गया था। इस जहरीली गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकने के लिए मेजरली 3 सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन फैक्ट्री में वो तीनों ही डिवाइसेस खराब पड़े थे। जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम से गैस टैंक्स को कूल किया जाना था, वह जनवरी 1982 से ही बंद पड़ा था। अब क्योंकि फैक्ट्री में किसी भी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशंस अवेलेबल नहीं था, इसीलिए 30 टन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने में केवल 45 से 60 मिनट तक का समय लगा और 2 घंटे में ही 40 टन गैस हवा में फैल गई। इसके अलावा फैक्ट्री में गैस लीक के 2 सायरन थे, लेकिन जब पब्लिक को अलर्ट करने वाला सायरन बजा तो इसे जल्दी ही बंद करा दिया गया ताकि लोगों को गैस लीक का पता ना लगे और इससे किसी तरह का पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो और केओस ना फैले। कंपनी का ये एक्ट पूरे भोपाल के लिए मौत का न्योता बन गया। इसी बीच वर्कर्स ने विपरीत दिशा में भागते हुए UCIL प्लांट को खाली कर दिया, लेकिन इस इंसिडेंट से अनजान आम जनता अपने घरों तक सीमित रह गई। करीब 1 बजे जब पुलिस को गैस लीक की जानकारी लगी तो 1:25 और 2:10 के बीच पुलिस ने 2 बार UCIL प्लांट में फोन घुमाया और दोनों ही बार ये विश्वास दिलाया गया कि सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे कॉल पर उन्हें समझ आया कि प्लांट से गैस लीक हो गई है। इस जल्दबाजी में सबसे पहले शहर के हमीदिया हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से डॉक्टर को ये नहीं पता था कि प्लांट से रिलीज होने वाली गैस कौन सी थी। पहले उन्हें इन्फॉर्मेशन थी कि लीक होने वाली गैस अमोनिया हो सकती है, फिर बाद में इस गैस को फॉस्जीन बताया गया। आखिरकार जब उन्हें जानकारी मिली कि लीक्ड गैस मिथाइल आइसोसाइनेट है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल स्टाफ के लिए यह नाम बिल्कुल नया था। ना तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पहले इस गैस का नाम सुना था और ना ही उनके पास इसका कोई एंटीडोट था। पेशेंट की शॉर्ट ब्रीदिंग के चलते कई पेशेंट को ऑक्सीजन दी गई, लेकिन ऑक्सीजन ने MIC गैस के साथ और भी बुरी तरह रिएक्ट किया, जिससे हॉस्पिटल पहुंचने वाले लोग भी मारे गए। एक ही रात में भोपाल की दुनिया बदल गई। सोते हुए हजारों लोग नींद से कभी उठ ही नहीं पाए। भले ही आज तक भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से हजारों लोग जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकारी लापरवाही और UCC के करप्शन और नॉन कोऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस की वजह से आज तक लोगों को ये पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे। कुल मिलाकर जो बात सामने आई है उससे इतना ही समझ आता है कि शुरुआत से ही UCC और मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ कई महत्वपूर्ण सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी की। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में MIC जैसी खतरनाक गैस बनाने का प्लांट लगने से शहर के लिए सीधा खतरा पैदा हो गया। सच तो यह है कि ऐसी जगह पर इतने खतरनाक प्लांट और प्रोडक्शन को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। जब इस प्लांट का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया गया था, तब UCC ने अपने आवेदन में MIC के खतरों के बारे में लिखा तक नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट शुरू से ही UCC के साथ खड़ी थी। इसके अलावा इस घटना की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रही, क्योंकि UCIL में 22% स्टेक तो खुद भारत सरकार की थी। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ कभी भी सुरक्षा मानकों को जांच और मशीनरीज की रूटीन चेक्स नहीं करवाए।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दिनों भारत पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने का बहुत दबाव था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बाकी के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को अनदेखा करते हुए सिर्फ बिजनेस और फैक्ट्रीज को सेटअप करने पर जोर दिया। इसी वजह से इतना तो तय हो गया था कि गवर्नमेंट अगर इसी तरह से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को अनदेखा करती रही तो एक भयानक एक्सीडेंट जरूर होगा। जब ये फैक्ट्री सेटअप हो रही थी तब मध्य प्रदेश सरकार ने जोर देकर कहा था कि यूसीआईएल के मशीनरीज मैनुअल कंट्रोल से चलेंगे, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वोट्स को तो सिक्योर कर लिया, लेकिन उन्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आई कि अगर प्लांट में कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या उसे भी मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता है। एक और जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी फैक्ट्रीज में होने वाले लीकेज का पता लगाने के लिए कंप्यूटराइज सेफ्टी सिस्टम्स को यूज करते थे, जो छोटी से छोटी लीकेज का पता लगाने में सक्षम थी। वही दूसरी ओर भोपाल में यूसीआईएल स्टाफ नाक से सूंघकर लीकेज पता करने पर मजबूर थे। दूसरी सबसे जरूरी बात तो ये थी कि इस फैक्ट्री को इंडिया के कंजम्पशन रेट से ज्यादा 7 पेस्टिसाइड बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जैसे ही कंपनी को घाटा होना शुरू हुआ, यूसीसी अपनी इंडियन सब्सिडरी यूसीआईएल का बजट कटिंग करते चला गया। अब जब इतने बड़े लेवल पर कॉस्ट कटिंग हो रही थी तो रूटीन सुरक्षा जांच को भी दरकिनार कर दिया गया। एमआईसी टीम में छटनी करके इस टीम को आधा कर दिया गया और दूसरे कर्मचारियों को फ्लोटर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब था कि जहां जब जरूरत थी वहां इसी फ्लोटर्स टीम के लोग जाते थे। एमआईसी यूनिट के एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी ट्रेनिंग पीरियड को 6 मंथ से घटाकर 15 डेज कर दिया गया और नाइट शिफ्ट को खत्म कर दिया गया। नाइट शिफ्ट एमआईसी सुपरवाइजर के पोजीशन को भी समाप्त कर दिया गया। एट द टाइम ऑफ द डिजास्टर एमआईसी यूनिट में कोई भी सेफ्टी सिस्टम्स ऑपरेशनल नहीं था। यहाँ के बर्नर, जो कि किसी भी गैस लीक को बर्न करने के लिए सेट किया गया था, वो भी स्विच ऑफ था। इसके अलावा स्क्रबर सिलेंडर भी लगा था, जो कि किसी भी लीकेज के सिचुएशन में उसे डीकंटामिनेट करने के लिए बनाया गया था, वो बंद पड़ा था। और तो और यूसीआईएल मानकर चल रही थी कि ऐसे सिचुएशन कभी आएंगे ही नहीं, जिसकी वजह से इन सिक्योरिटी सिस्टम्स को यूज किया जा सकता था। तभी तो उन्होंने इस बर्नर और सिलेंडर के पार्ट्स को अलग कर रखा था और इसी वजह से इसे टाइम पर चालू नहीं किया जा सका। एक बार एयरबॉर्न होने के बाद मिथाइल आइसोसाइनेट को पानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए डिजाइन की गई पानी की नली एमआईसी रिसीवर तक नहीं पहुंच सकी। यदि टैंक 610 इतना भरा हुआ नहीं होता तो शायद इस नली के माध्यम से इस रिएक्शन को रोका जा सकता था। यूसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट भी मानती है कि अगर सेफ्टी सिस्टम्स ऑपरेशनल भी होते तो भी वो इतने बड़े हादसे से नहीं निपट पाते। एक बार जब टैंक 610 में लीकेज शुरू हुआ तो फिर इसके रिएक्शंस को रोकने का कोई उपाय नहीं था। आधी रात के वक्त जब जहरीली गैस भोपाल की हवाओं में मिल रही थी, तब ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। आम जनता किस्मत के सहारे थी, इसीलिए जब ये गैस एटमॉस्फेयर में फैली तो इसका इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ कि लोगों को सीवियर आई इरिटेशन, कफिंग, स्टमक एक, सफोकेशन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बर्निंग सेंसेशन महसूस हुई। लगभग 3800 लोग तुरंत मारे गए। कुछ लोग जो सो रहे थे वो नींद में ही मारे गए। वही जिन लोगों को गैस लीक का पता चला वह प्लांट एरिया छोड़कर भाग गए, लेकिन जो लोग दौड़े वो ज्यादा सांस लेने की वजह से जल्द मारे गए। इसके साथ ही गैस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ा, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट हवा से ज्यादा डेंस थी, इसीलिए ये ओपन एनवायरनमेंट में रिलीज होने के बजाय जमीन पर क्रॉल करते हुए आगे बढ़ी और छोटे कद के बच्चों को अपना शिकार बनाती गई। कुछ ही घंटों में मिथाइल आइसोसाइनेट ने पूरे भोपाल को गैस चेंबर में बदल डाला और सुबह होने तक सड़क, गलियारों, हॉस्पिटल और स्टेशन पर लोगों की लाशों का अंबार लग गया। मिथाइल आइसोसाइनेट से मरने वाले लोगों का प्राइमरी कॉज सफोकेशन और रिफ्लेक्सोजेनिक सर्कुलेटरी कोलैप्स बताया गया, लेकिन जो लोग इस घटना से बचने में सफल रहे वे कैंसर, अंधेपन, स्किन डिजीज जैसी कई सीरियस इलनेस का शिकार हो गए। यूसीआईएल ने एक ही दिन में भोपाल की कई जनरेशन्स को डिसेबल जरूर किया, लेकिन भारत में इस प्लांट को कई मकसद से लगाया गया था। दरअसल लेट 1950 से ही दुनिया भर में एग्रीकल्चर बूम चरम पर था। नए बीजों के विकास से भारी फसलें पैदा हो रही थी और फूड प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ते प्रोडक्शन के साथ साथ दुनिया भर में नए पेस्टिसाइड्स की मांग भी बढ़ रही थी।
यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से एक मोटा पैसा कमाने की चाह रखती थी। इधर 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत आया तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत थी। बस इसी जरूरत को पूरा करने और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए 1969 में यूसीसी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी यूसीआईएल के जरिए एक प्लांट को भोपाल में सेटअप किया। यूसीआईएल यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उस समय की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज में से एक हुआ करती थी। इंडिया में ये कंपनी एवरेडी बैटरीज, वेल्डिंग इक्विपमेंट, प्लास्टिक्स और बेकलाइट जैसे प्रोडक्ट्स तो बनाती ही थी, साथ ही केमिकल भी मैन्युफैक्चर करती थी। भारत में इस कंपनी की फाउंडेशन 1934 में रखी गई थी और उस दौर में लगभग 9000 लोगों का घर इसी कंपनी से चलता था। यूसीआईएल में 50.9% शेयर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ओन करती थी, जो कि अमेरिकन कंपनी होने के साथ साथ इसकी पेरेंट कंपनी भी थी, और बाकी के 49.9% शेयर इंडियन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक्स के अंडर आते थे। तो उसमें सेविन नाम के इंसेक्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था और इसे बनाने के लिए अल्फा नेफ्थॉल और मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC को कंबाइन किया जाता था, जो कि एक बहुत ही घातक केमिकल था। अब क्योंकि MIC की अवेलेबिलिटी भारत में नहीं थी, इसीलिए इस केमिकल को USA से इंपोर्ट किया जाता था। 1974 में यूसीसी के लिए चीजें तब बदलने लगी जब इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन इक्विटी रेगुलेशन एक्ट फेरा को रेगुलेट किया। इस एक्ट के तहत सभी फॉरेन कंपनी की इंडियन होल्डिंग पर इक्विटी 40% तक सीमित कर दी गई, यानी कि यूसीसी कानूनी तौर पर यूसीआईएल के 40% से ज्यादा शेयर्स का मालिक नहीं रह सकता था। लेकिन यूसीसी यूसीआईएल पर अपने मालिकाना हक को नहीं खोना चाहता था, जो कि उस समय यूसीआईएल के 60% शेयर्स का मालिक था। इस एक्ट से बचने के लिए यूसीसी ने इंडियन गवर्नमेंट को आइडिया प्रपोज किया कि वह MIC को भारत में ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसके बदले उसे फेरा एक्ट से बाहर रखा जाए, क्योंकि MIC प्रोडक्शन के लिए हाई टेक्नोलॉजी इनपुट्स की जरूरत थी जो भारत में नहीं थे। इस प्रपोजल को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया और यूसीसी को यूसीआईएल के 50.9 शेयर्स को रखने की इजाजत मिल गई। अब यूसीआईएल की ओनरशिप मेनली यूसीसी के हाथ में थी, इसीलिए यूसीआईएल के माइनर डिसीजन भी यूसीसी कंट्रोल करती थी। यूसीसी ने जब भोपाल में MIC जैसी खतरनाक गैस बनाने का प्लान इंट्रोड्यूस किया तो उसमें कई खामियां थी। सबसे पहली परेशानी तो ये थी कि फैक्ट्री रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर के दायरे में थी, जो कि किसी भी फेलियर की सिचुएशन में काफी खतरनाक था। लेकिन यूसीसी ने अथॉरिटीज को मना कर नेसेसरी क्लियरेंस ले लिया। इसके अलावा यूसीसी द्वारा भोपाल में जिस टेक्नोलॉजी से MIC को बनाया जाना था वो टेक्नोलॉजी कई मामलों में अनप्रूवन थी। खास तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और MIC को बनाने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल हो रहा था वह अनप्रूवन थी, यानी कंपनी को पता था कि इस तरह से गैस को बनाया जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन फिर भी इफेक्टिव सेफ्टी मैकेनिज्म को इंस्टॉल नहीं किया गया। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि भोपाल में प्लांट बनाने के लिए कंपनी द्वारा शुरुआत में $28 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाना था, लेकिन कंपनी ने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ही 8 मिलियन की कॉस्ट कटिंग कर दी थी और ये कॉस्ट कटिंग मेनली सेफ्टी डिवाइसेस और फीचर्स को लेकर ही की गई थी, क्योंकि सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल करने में लगने वाली कॉस्ट 3 से 6 मिलियन डॉलर्स तक की थी। इसीलिए पैसे बचाने की होड़ में इंडियन एम्प्लॉयज की जान खतरे में डाल दी गई। उदाहरण के तौर पर यूनियन कार्बाइड ने अवेलेबल मेजरमेंट सिस्टम्स और रूडिमेंट्री कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स को इंस्टॉल ही नहीं किया, जो कि अर्ली लीक्स को पहले ही डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। इसके बजाय वह इंडियन एम्प्लॉयज के भरोसे बैठे रहे कि वो आंख और कान से लीक डिटेक्शन का पता लगा ले। इसी लापरवाही के बीच 1979 में MIC प्रोडक्शन प्लांट को यूसीआईएल की साइट पर इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा कंपनी को जनरल पब्लिक के लिए एक इवैक्यूएशन प्लान बनाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन कंपनी ने इस सेफ्टी मेजर पर काम नहीं किया। 1981 में चीजें तब ज्यादा खराब होने लगी जब यूसीआईएल को मार्केट में नुकसान होने लगा। मार्केट में कई कॉम्पिटिटर कंपनी के आ जाने से सेविन पेस्टिसाइड्स के बजाय लोग कई दूसरे पेस्टिसाइड्स खरीदने लगे जो कम दाम में अवेलेबल थे। सेविन की सेल गिरने से कॉस्ट कटिंग के लिए कई वर्कर्स को निकाला जाने लगा और जिन्हें काम पर रखा गया उन्हें एक्सट्रीम वर्क प्रेशर में काम करना पड़ा। इसके अलावा सेविन की कॉस्ट में भी कटौती की गई और इसकी भरपाई वर्कर्स के सेफ्टी मेजर्स को कंप्लीटली इग्नोर करके की गई।
इसी का नतीजा ये रहा कि 1981 में एक ऐसी घटना भी सामने आई जब मोहम्मद अशरफ नाम का वर्कर अपनी मेंटेनेंस जॉब करते हुए फॉस्जीन गैस के एक्सपोजर में आया। घबराते हुए उसने अपना गैस मास्क निकाल दिया और फॉस्जीन गैस का बड़ा अमाउंट इनहेल करने की वजह से वो मारा गया। सिमिलरली लेस सेफ्टी के चलते 1982 में अल्फा नेफ्थॉल यूनिट में एक मेजर फायर ब्रेकआउट हो गई थी, लेकिन इस पर एक्शन लेने के बजाय इस खबर को प्लांट अथॉरिटीज द्वारा दबा दिया गया था। एक तरफ जहां 1982 से ही कंपनी में रेगुलर लीक्स की कई छोटी मोटी घटनाएं होने लगी थी, वही अमेरिकन टीम द्वारा कंडक्टेड सेफ्टी ऑडिट में भी 61 रिस्क की पहचान की गई थी, जिसमें से 30 मेजर और 11 रिस्क फॉस्जीन या MIC यूनिट में पाए गए थे, लेकिन कंपनी ने इस ऑडिट पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसी तरह एक इंडियन जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी भी UCIL में बनने वाली डेंजरस केमिकल की सीवियरिटी को समझने लगे थे। उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी से 2 साल पहले ही अपने वीकली न्यूज़पेपर रापत में यूनियन कार्बाइड के सेफ्टी लैप्सेस पर बात की थी और फैक्ट्री के सेफ्टी मेजर्स को लो स्टैंडर्ड बताया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए लोगों को ये भी बताया था कि यूनियन कार्बाइड में बनने वाली गैस काफी खतरनाक है और इसके एक्सपोजर से लोगों की जान जा सकती है। एक क्लोरीन प्लांट लीक को रेफर करते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी छापा था कि फैक्ट्री के चारों ओर भोपाल की एक बड़ी आबादी रहती है और यहाँ अगर किसी भी तरह की गैस लीक हुई तो घटना को बताने के लिए एक भी नागरिक नहीं बचेगा। राजकुमार ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया था कि 5 अक्टूबर 1982 में भी गैस लीक का एक इंसिडेंट हुआ था जब प्लांट से पड़ोसी झुग्गी में गैस लीक हो गई थी। इससे आसपास के लोग प्लांट से दूर भाग गए थे, लेकिन 8 घंटे बाद वो वापस लौट आए। इसी तरह 1975 में एक इंडियन ब्यूरोक्रेट M.N. बुच ने भी अपनी कंसर्न जाहिर करते हुए अथॉरिटीज का ध्यान इस ओर लाया था कि प्लांट को प्रेजेंट साइट से मूव करना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में बढ़ती रेजिडेंशियल ग्रोथ एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन M.N. बुच को जल्दी ही उनकी पोस्ट से ट्रांसफर करा दिया गया था। इस बड़े खतरे के खिलाफ केसवानी ने चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि कंपनी तक को वार्न किया था, लेकिन ना तो उनकी बात का कोई रिस्पॉन्स दिया गया और ना ही उनकी इस वार्निंग को सीरियसली लिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल को एक बड़े कैटास्ट्रॉफी की चपेट में आने से कोई नहीं रोक पाया। भोपाल गैस ट्रेजेडी यूनियन कार्बाइड कंपनी के लापरवाही के कारण हुई थी। वॉरेन मार्टिन एंडरसन उस कंपनी के CEO एंड चेयरमैन थे जो कि घटना के पूरे 4 दिन बाद भारत आते हैं, वो भी इस विश्वास के साथ कि भारत में उन्हें सुरक्षित तरह से ले जाया जाएगा और वापस उनके देश छोड़ दिया जाएगा। अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंस के बाद वॉरेन एंडरसन भारत आते हैं और किसी गवर्नमेंट जेल में जाने की जगह हाउस अरेस्ट में अपना समय बिताते हैं। लेकिन यहाँ चौंकाने की बात ये सामने आती है कि हाउस अरेस्ट के केवल 1 घंटे के अंदर ही एंडरसन को बेल मिल जाती है और वह एश्योरेंस के तहत सेफली अपने देश वापस लौट जाते हैं। एंडरसन के देश से वापस जाते समय सरकार ने इनसे केवल 25,000 रुपए का जुर्माना भरवाया और ये कहकर जाने दिया कि जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए एंडरसन को भारत आना होगा। लेकिन असल में एंडरसन कभी वापस नहीं आए। एंडरसन को इस तरह से बरी करने को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन हर बार जवाब पॉलिटिकल प्रेशर ही निकलता। हालांकि बाद में कई रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा किया कि PM राजीव गांधी की गवर्नमेंट पर US की ओर से एंडरसन को छोड़ने को लेकर प्रेशर था। एंडरसन की बेल को लेकर सीनियर कांग्रेस लीडर और उस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवरग्लास ऑफ टाइम में लिखा कि उन्होंने एंडरसन को तब के होम सेक्रेटरी RD प्रधान के कॉल पर जाने दिया और RD प्रधान को ये ऑर्डर देने वाले कोई और नहीं बल्कि तब के यूनियन होम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे। इतनी कहानी के बाद मीडिया ने जब PV नरसिम्हा राव से इस बात पर जवाब मांगा तो उन्होंने ये कहकर एलिगेशंस को बेबुनियाद बताया कि वो इस ट्रेजेडी के समय महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी थे और बाद में यूनियन होम सेक्रेटरी बने। इन्हीं सवाल जवाब के बीच कई जवाब ऐसे भी आए कि एंडरसन खुद US में किसी के सपोर्ट के चलते भाग निकले। 3 दिसंबर को इस डिजास्टर की खबर जब चारों तरफ फैली तब भारत ही नहीं बल्कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की जड़ें भी हिल गई। इमीडिएट एक्शन में UCIL के 5 जूनियर एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लिया गया
और 6 दिसंबर को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस ट्रेजेडी के खिलाफ एक कमीशन इंक्वायरी बिठाई और 7 दिसंबर को जब यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के मालिक भोपाल पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अपनी पावर और कवर अप के चलते यूसीसी के सीईओ एंड चेयरमैन को उसी दिन बेल पर छोड़ दिया गया। उन्हें ऑफिशियल कार्ड्स में भोपाल एयरपोर्ट ले जाया गया। वहां से उनको पहले दिल्ली और फिर वहां से वापस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रवाना भी कर दिया गया। कई रिपोर्ट्स बताती है कि यूएस गवर्नमेंट के इमेंस प्रेशर के चलते एंडरसन को जाने दिया गया। दुख की बात थी कि इस तबाही के लिए जिम्मेदार कंपनी ने खुद को लीगली इस केस से दरकिनार कर लिया। यूसीआईएल की पेरेंट कंपनी यूसीसी ने विक्टिम्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेड क्रॉस द्वारा रिलीफ फंड भी भेजा। हालांकि अमाउंट इतना छोटा था जिससे कि सिर्फ वर्कर्स तक को भी कंपनसेट नहीं किया जा सकता था। रिलीफ फंड के नाम पर हुआ ये मजाक सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि दिल्ली तक को गुस्से में भर देता है। इस बीच कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद 21 टन MIC गैस को कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशन फेथ भी चलाया गया जो 6 दिन तक चला। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और कंपनी के बीच लीगल बैटल की शुरुआत 1985 में हुई जब पार्लियामेंट में भोपाल गैस लीक एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट को पावर मिली कि वह भोपाल विक्टिम को रिप्रेजेंट कर सके। इससे हुआ ये कि यूसीसी और इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की और इस बड़ी ट्रेजेडी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप दी। 5 साल तक चले इस केस में इंडियन गवर्नमेंट आखिरकार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए तैयार हो गई। इसके तहत यूसीसी ने भारतीय सरकार को $470 मिलियन का कंपनसेशन दिया, जिसके बदले में सरकार ने यूसीसी से क्रिमिनल चार्जेस हटा लिए। 1989 में मिले इस कंपनसेशन का इंडियन रुपीस में 715 करोड़ वर्थ था। कहने को तो ये एक बड़ा अमाउंट था, लेकिन जहां पूरा का पूरा शहर ही उजड़ गया हो वहां इतने कम पैसों में कैसे रिहैबिलिटेशन का काम कैसे होता। मध्य प्रदेश के लोगों को सरकार का ये फैसला जरा भी रास नहीं आया। कॉम्पनसेशन के बाद भी लोग इंसान की आस में सरकार की तरफ देखते रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि इसरो के चेयरपर्सन सतीश धवन ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्रिमिनल केस के तौर पर वापस से खुल गया। अक्टूबर 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वॉरेन एंडरसन के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया और यूसीसी और एंडरसन को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि एंडरसन कभी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भगोड़ा घोषित कर दिया गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी आज भी भोपाल के लोगों के लिए वो बुरा सपना है जिनसे उनका पीछा छूट पाना नामुमकिन सा लगता है। इस डिजास्टर ने न केवल उस रात एक्सपोज्ड ह्यूमंस को मारा बल्कि भोपाल की जनरेशन को खत्म कर दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि इस गैस ने वूम में पल रहे बेबीज पर भी इतना बुरा असर डाला कि आने वाले 1-2 साल तक भोपाल में पैदा हुए बच्चों में एबनॉर्मेलिटी और डिसेबिलिटी का मिलना आम हो गया। इनफैक्ट इसी वजह से 1985 में भोपाल में पैदा हुए बच्चों में कैंसर के चांसेस भी बाकी सभी लोगों से ज्यादा हो गए। इस ट्रेजेडी की अदर साइड ये भी बताती है कि यूनियन कार्बाइड भोपाल में न केवल गैस लीक की जिम्मेदार रही बल्कि ये कंपनी ग्राउंड वाटर को पॉइजन में कन्वर्ट करने के लिए भी जिम्मेदार रही। इस कंपनी ने शुरुआत से ही अपना टॉक्सिक वेस्ट फैक्ट्री के पीछे डंप किया, जिससे हुआ ये कि टॉक्सिक पेस्टिसाइड ग्राउंड वाटर में मिल गए। बाद में एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा किए गए कई टेस्ट में भी ये सामने आया कि फैक्ट्री के करीब पानी में आर्सेनिक, बेंजीन और हेवी मेटल्स की मात्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तय की गई लिमिट से कई ज्यादा थी और स्लम में रहने वाले लोग इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन भोपाल में बर्बादी की इतनी बड़ी कहानी गढ़ने के बाद भी यूसीसी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई और इन सभी गलतियों का ब्लेम भारत सरकार और फैक्ट्री वर्कर्स के मत्थे डाल दिया। साल 2014 में वॉरेन एंडरसन की मौत जरूर हो गई, लेकिन यूसीसी कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल केस आज भी जारी है। इस घटना के सर्वाइवर्स की न केवल पुश्ते आज भी इस ट्रेजेडी से जूझ रही है, बल्कि उनमें से कुछ को ना तो कंपनसेशन मिला है और ना ही जस्टिस। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।